नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, रीट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया है एक रीट स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसमें सबसे पहले मैं लेके आया हूं आपके लिए सीडीपी की अगर बात करें तो लेवल 1 लेवल 2 में दोनों में 30-30 नंबर की आती है और सिलेबस बिल्कुल सेम है। 5 यूनिट है सिलेबस के अंदर। इस 5 यूनिट को मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 10 घंटे के क्रैश कोर्स में मैं आपको कवर करवा दूंगा। पहले आपकी 2 क्लासेज हो चुके हैं, 2 क्लास के अंदर मैं पहला यूनिट आपको करवा चुका हूं। 2 घंटे की आपकी टोटल क्लास रही है वो। अभी आज की क्लास में लेके आया हूं जिसमें मैं दूसरी यूनिट का बुद्धि वाला पार्ट आपको करवाऊंगा। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इंग्लिश के वर्ड भी बोलता रहूँगा। अगर देखा जाए तो ये जो बुद्धि है इसको मैंने आरबीएससी की किताबों से देख के ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको खुद पता चलेगा कि सीटेट में जो मैंने बुद्धि पढ़ाया था उससे बहुत अलग मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सीटेट मैंने पढ़ाई थी एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी में किन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस था और आरबीएससी की किताब में किन्हीं अलग टॉपिक के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस अभी पता चलेगा। तो अगर देखा जाए तो इसको मैंने 7 भागों में बांटा है। 7 भाग मैं आज ही कर लेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो कुछ तथ्य हैं, ये आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो याद करने वाले होंगे, ये मैं आपको डायरेक्ट करवा दूंगा। फिर आपका है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार आपका थोंडाइक ने दिए थे, 3 प्रकार दिए थे, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर आपके होते हैं बुद्धि के सिद्धांत, 4 तरह के टोटल सिद्धांत रहेंगे, उनके बारे में बात कर लेंगे। फिर आपका होगा बुद्धि लब्धि। ठीक है, फिर आपकी सामवेगिक बुद्धि होगा आपका जिसको आप इमोशनल बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। फिर गोलमैन का सिद्धांत आ जाएगा। फिर आपका एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता आ जाएगा। इनको हम डीपली पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। जैसा कि आप सबको पता है कि फ्री क्रैश कोर्स आपका वीडियो क्रैश कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। तो व्हाट्सएप पे जुड़ने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ आपको दिक्कत है जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर होगी। और साथ ही आपको लिंक, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए अपना नाम जरूर लिखना भाई, नाम और साथ में लिख के भेजना रीट 2021। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाली रीट लिख के भेज देते हैं, नाम नहीं भेजते हैं, तो प्लीज़ नाम जरूर भेजना। नाम के बिना कैसे रजिस्टर हो गया आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि से संबंधित तथ्य। सबसे पहले बुद्धि से संबंधित तथ्यों को तो छोड़ दो, सोचो कि बुद्धि है क्या, दिमाग में लगाओ कि इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, तथ्य इंग्लिश वालों, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट, कुछ फैक्ट ऐसे जो हमें याद रहने चाहिए। तो इंटेलिजेंस है क्या। अब कोई अलग अलग बंदे अलग अलग बातें कहते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड कि सर जो चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है। कोई ऐसा होता है कहता है कि सर जो चीज़ों के साथ में अच्छा होता है, मतलब कि उसको ये भी करना आता है वो भी करना आता है, तो उसकी बुद्धि तेज होती है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो इसीलिए अलग अलग तरह की डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा जो अगर कभी आएगी तो 4 डेफिनेशन है बुद्धि के ऊपर जो आपकी आरबीएससी रीट में आपका पूछा जा सकता है और पूरी तरह से आरबीएससी की किताबों में से हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहली तो डेफिनेशन है बोरिंग की, 1923 में दी थी। अब भैया 1923 में दी थी और अगर वर्डिंग आप देखेंगे तो सर्वप्रथम बोरिंग ने औपचारिक परिभाषा दी। अब कहीं कहीं आपको दिखेगा कि इससे पहले भी परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन अगर रीट में आपका कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले किसने दिया है, क्योंकि आरबीएससी की किताब में ये लिखा है तो उठा के यही करना है। फिर बाद में आप इसको कोर्ट केस करो, चैलेंज करते घूमो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस में भी अगर आप देखोगे ना, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है जो आरबीएससी की किताब में लिखा है हम उसी को मानेंगे। ठीक है, और ऐसा ही होता है जब सीबीएसई पेपर लेती है तो एनसीईआरटी की किताबें लेती हैं और हम क्या करते हैं, हमारी तो फलाने राइटर की में ये लिखा था और हम उसको बाद में चैलेंज करते रहते हैं कि हमारी आंसर की के हिसाब से आंसर गलत है और ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको लेना है। और कई बार ऐसा होता है एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है और आरबीएससी की किताब में और लिखा है, लेकिन मानना कौन सा जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसको मान कौन रहा है। अगर रीट की बात करूं तो आरबीएससी को ही मानेगा, समझ रहे हो। इसीलिए राजस्थान की किताबें इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। अभी इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में, आप जुड़े रहना मेरे साथ में। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए रीट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए
पहले देखते हैं बोरिंग। इनकी डेफिनेशन को किसी ने ज़्यादा मान्यता दी ही नहीं। इन्होंने एक सिंपल सी बात कही थी, बुद्धि परीक्षण जो नापता है वही बुद्धि है। अगर इंग्लिश वाले मेरे को पिछली बार शिकायत कर रहे थे, सर आपने हमारे लिए डेफिनेशन नहीं दी, उनको भी दिखा देता हूँ मैं। तो लो भाई इंग्लिश वालों, स्क्रीनशॉट ले लो आप भी। बोरिंग ने दी थी 1923 में, इंटेलिजेंस इज व्हाट इज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। एक तो ये डेफिनेशन हो गई है, इसको इतना ज़्यादा मानना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मानी गई हैं ये देख लो, वेशलर ने मानी है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मत कहना ये है, ये डेफिनेशन है 1 2 3, ठीक है, ये रही तीन डेफिनेशन है आपकी, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं हिंदी वाले में दिखाऊं तो हिंदी वाले में ये आपका वेशलर की एक डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। ये अब मैं इसको समझा नहीं रहा क्योंकि ये लिखी लिखाई डेफिनेशन है, इनको खुद देखोगे आपको समझ में आ जाएंगी और आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा। अब इसमें से एक कोई भी वर्ड याद कर लेना, मान लो संज्ञानात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार के बारे में अगर बात आएगी तो रॉबिन्सन ने दी होगी। तो इस तरह से याद होती है डेफिनेशन, पूरी याद रटनी नहीं है आपको, की पॉइंट बना लो बस, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 डेफिनेशन 4 डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो यही पूछी जाएंगी। चलिए अब चलते हैं हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो बुद्धि सामर्थ्य का एक बहुआयामी समुच्चय है। हम समुच्चय का मतलब होता है एडिशन आपका कैसे, मतलब कि कम्यूटेटिव है, और बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। केवल एक ही डायमेंशन नहीं है बुद्धि का, अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं हमारी। जैसे कि आपने खुद ही सोचा होगा मन में, किसी ने ये सोचा होगा कि कोई याद कर लेता है, किसी ने ये सोचा होगा वो काम अच्छे से कर लेता है, किसी ने ये सोचा होगा वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो ऐसे बहुत आयाम हो जाते हैं आपके। अच्छा बोल सकता है, वो भी आपकी बुद्धि के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हम बुद्धि को पूरी तरह से माप सकते हैं? कई बार पेपर में ये आया हुआ है। तो बुद्धि को पूरी तरह से हम कभी भी नहीं माप सकते, इसके अंदर समझ लेना। बुद्धि का जनक फ्रांसिस गाल्टन थे, ठीक है। बुद्धि के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रांसिस गाल्टन थे। ये याद करने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। फिर आपका है बुद्धि के संप्रत्यय। अब देखो एनसीईआरटी में इसके ऊपर खास फोकस किया गया था, आरबीएससी में इसका सच इतना कोई जिक्र नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए यहाँ पे। तो एल्फ्रेड बी ने प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन के ऊपर इन्होंने कहा था, और 1 फैक्टर थ्योरी दी थी, एक कारक सिद्धांत दिया था, अगर आप देखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने, अब कहाँ जिक्र है इनका, जब हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं ना, तो बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने बुद्धि परीक्षण बना था, बिने साइमन टेस्ट कहा था इसे, और यह मंद बुद्धि बालकों के लिए था, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में 1911 में गोडार्ड ने। फिर इसको संशोधित किया, देखो अनुवाद तो कर दिया था गोडार्ड ने 1911 में, लेकिन फिर इसके अंदर मान लो कुछ गलती थी या इसको मॉडिफाई किया था वो टर्मन ने किया 1916 में, जिसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा। अब आप ये कहोगे सर इसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट क्यों कहा? तो टर्मन थे वो स्टैनफोर्ड के अंदर प्रोफेसर थे, आपको पता होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसीलिए इसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा, जो आज भी आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। एक आगे मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जो पॉपुलर टेस्ट है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारे आईक्यू टेस्ट कौन कौन से पॉपुलर हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात कर लेंगे। फिर आपका है डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था 1912 में भैया, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज गुणा में 100। ये आपको निकालना भी आना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें इतनी बड़ी बात कुछ है नहीं। फिर आपका है स्पीयरमैन। देखो स्पीयरमैन का सिद्धांत इन्होंने काफ़ी सही समझाया है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो थर्स्टन के बारे में इन्होंने ऐसा इतना ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। देखो शायद यहीं पे आप देख पाओगे ना, तो थर्स्टन के बारे में एक ही जगह थर्स्टन का नाम लिया गया है। इन्होंने कहा कि 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ थी थर्स्टन की। अब थर्स्टन के बारे में थोड़ा सा और जान लो, इसीलिए मैंने ये चीज़ें लिखी है। थर्स्टन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो मेनली स्पीयरमैन को टारगेट करके दिया था, ठीक है। स्पीयरमैन के बाद में स्पीयरमैन के बारे में पढ़ेंगे, स्पीयरमैन ने क्या कहा था, ठीक है। तो पहले देखते हैं, लुईस थर्स्टन ने 1938 में दिया था, ठीक है। प्राथमिक मानसिकताएं जो हमारा आपने प्राइमरी वो थी ना, क्या है ये? प्राइमरी एबिलिटीज़ को ही हम बोलते हैं प्राथमिक मानसिकताओं का सिद्धांत, ठीक है। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, ठीक है।
अब इसी के दो नाम और हैं, पहला है समूह कारक थ्योरी। समूह कारक थ्योरी यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है, और 7 फैक्टर थ्योरी भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। तो नाम बदल बदल के कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इस वजह से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर आगे आपके कुछ प्रसिद्ध आपके परीक्षण हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्स्टन के आपका जो ये बुद्धि के प्रकार है, थर्स्टन के जो बुद्धि के प्रकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बुद्धि तो है सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, इन्होंने दी थी। तो इन्होंने क्या कहा था सोशल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करें, तो इन्होंने कहा था कि ये वो बुद्धि है जो हमें हेल्प करती है कि हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ में, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों के साथ सही तरह से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अब समझो हमारा जो आप ये कहोगे ना कि हम एक्चुअली जानवर ही हैं, ठीक है, हम एक्चुअली जानवर ही है, और हमारी जो प्राइमरी जो हमारी एबिलिटी है वो हिंसक है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ है एजुकेशन, या वो एक कह सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस जो हमको हिंसा करने से रोकती है, ठीक है। अब जितने लोग ज़्यादा हिंसा करते हैं ना, वो उनके कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर कमी होती है, उनकी सोशल इंटेलिजेंस आप ये कह सकते हो उनकी कम होती है, ठीक है। तो वो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, या वो ज़्यादा बेहतर तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनकी ये कमज़ोर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, 3 तरह की बुद्धि इन्होंने दी थी, ठीक है। 3 तरह की बुद्धि की कौन सी थी, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ये हमारा मूर्त बुद्धि के साथ में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस लिखा गया, यहाँ पे लिखा जाना था कंक्रीट, इंग्लिश वालों के लिए भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे हम। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो हो गया कि हम सामने वाले लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब हमारे सामने कोई चीज़ें हैं, अब हम उन सामने वाली चीज़ों का यूज़ कैसे कर रहे हैं। कार है, कार हमको चलानी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। हमें कार मिल गई, हम कार से कुछ काम करना चाह रहे हैं, अपना पेट कमाना चाह रहे हैं, तो मैं ड्राइवर बन सकता हूँ, हो सकता है मैं उस कार को बेचने लग जाऊँ, कार की रिसाइकलिंग कर दूँ, कार से मैं कुछ और बना लूँ। तो ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जो मैं किसी एक चीज़ का यूज़ करता हूँ जो मेरे सामने होती हैं, तो उसके अंदर मेरी होते हैं मूर्त बुद्धि यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंस। इंग्लिश वालों उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, इस वजह से इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है मेरा मेनली हमारा व्यापार में और व्यवसाय में इनमें हेल्प करता है। फिर आपकी अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ मेरे सामने नहीं है, मान लो कोई कलाकार है, ठीक है, उसको वो रोल निभाना है जिस तरह का बंदा उसने देखा ही नहीं कभी, तो वो अपनी उस छवि में जाएगा। अमूर्त बुद्धि जो सामने नहीं है, ठीक है। कोई मेरे को पेंटिंग ऐसी बनानी है जो मैं बस इमेजिनेशन से बना रहा हूँ, तो जब मैं इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ चीज़ें करता हूँ, कुछ कविता लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, तो वहाँ पे मेरी अमूर्त बुद्धि वगैरह सारी चलती है। तो ये इन्होंने 3 तरह के प्रकार बता दिए थे, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा, 3 ये नाम दे देंगे और कह देंगे इनमें से बताओ आपका थॉर्नडाइक ने कौन सी बुद्धि नहीं दी, ठीक है। आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, सोशल है, कंक्रीट है, कौन सी नहीं दी, और एक चौथा नाम होगा अजीब सा, कुछ भी होगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो उस बात को आप ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो भाई, हमने बात की थी हमारी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि की मेनली अगर देखा जाए तो 4 क्षमताएं मानी जाती हैं, 4, ठीक है। तो कौन कौन सी है, पहली तो होगी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक क्षमताएं, सॉरी, ठीक है, वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होती हैं सारी की सारी, ठीक है। वो उसके अंदर हमारा समस्या समाधान योग्यता भी आ जाती है, हमारा प्रभावी संप्रेषण भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंग्लिश वालों कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें हमारा ज़्यादा दिमाग यूज़ हो रहा है, वो हमारी कोग्निटिव कैपेसिटीज़ में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव है। फिर हमारा है सामाजिक क्षमता है। सामाजिक क्षमता वही है कि सामाजिक व्यवस्था और नियमों को प्रति हम कितना सम्मान करते हैं, तो ये हमारी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ये हमारी हो जाती है सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। फिर हमारा है सांवेगिक क्षमता, हम अपना आचरण किस तरह से रखते हैं। जब हम अभी EQ की बात करेंगे ना, तो EQ के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं तब आप समझोगे कि हम अपने जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको कितना कंट्रोल कर पाते हैं। ये तीसरा हमारा आप कंपिटेंसी या हमारी क्षमता मान सकते हैं आप। तो पहली कौन सी थी, हम दिमाग कितना यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, दिमाग यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन जो हमारा सिस्टम हमने बनाया है उसका हम फॉलो कितना कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो चीज़ है। तीसरा, फिर फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन हम कुछ इमोशनल होके तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो ये चीज़ है। चौथा हमारा होता है उद्यमी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। हम कितना कठिन परिश्रम करते हैं और अपने गोल जो बनाते हैं उनको अचीव कितना करते हैं, ये चीज़ है हमारी। तो 4 मैंने आपको बता दिए। ये इंडियन पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आपका सिंपल आ जाएगा। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी इंडियन पर्सपेक्टिव में नहीं है। और ये मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आरबीएससी की किताब में है, ठीक है, वरना मैं इसको पढ़ाता भी, मेरे को ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आरबीएससी की किताब में इसलिए मेरे को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो यहाँ मैं कह रहा था, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपका स्पीयरमैन ने 1904 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन्होंने कहा 1904 में दी है ये थ्योरी, ठीक है। अब अगर मैं एनसीईआरटी की बात मानूं तो ये एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1927 में इन्होंने प्रपोज करी है। अब इतने लकीर के फ़कीर होते हैं हमारे पेपर बनाने वाले भी और फिर आंसर की बनाने वाले भी कि जो किताब में दिया होता उसी को। अब देखो ये तो एनसीईआरटी दिखा दी मैंने आपको, अब मैं आपको आरबीएससी की किताब दिखा रहा हूँ। देखो आरबीएससी का हिंदी वर्जन 1904 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। अगर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, 1904 में ये इंग्लिश वर्जन है भाई। 1904 में आपका जो जर्नल स्पेसिफिक फैक्टर है उसकी जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो आपकी 1904 में दी थी। तो ये चीज़ है, ये चीज़ इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने सीटेट में पढ़ाया था ना तो मैंने सीटेट के अंदर इसको 1927 ही बताया था, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको 1904 बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आरबीएससी की किताब में है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि हर कोई पढ़ता भी नहीं है। हर कोई क्या करते हैं, कोई 1 या 2 किताब पढ़ लेते, इनफैक्ट एक ही किताब पढ़ लेते हैं और उसी से सोचते हैं कि भैया हम तो परखर विद्वान हो गए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना आपको चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो 1904, अब अगर रीट में क्वेश्चन पूछा जाता है 1904 लगा के आना है, ध्यान से समझ लेना। 1904 में उन्होंने दिया था और इन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययनों का कारक विश्लेषण विधि से प्राप्त, ये आपके कौन सा किया था इन्होंने? प्रयोगात्मक अध्ययनों का कारक विश्लेषण विधि थी आपकी, इनकी कौन सी विधि थी? प्रयोगात्मक अध्ययनों का कारक विश्लेषण विधि। अगर हिंदी में इसको, इंग्लिश में अगर इसको बताऊं तो इंग्लिश में है अप्लाइंग फैक्टर एनालिसिस। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा एनालिसिस किया था इन्होंने, कौन सा एनालिसिस किया था? फैक्टर एनालिसिस किया था। समझ में आ गया भाई? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इनके उसके अंदर था क्या, इन्होंने 2 कारक कहे थे, एक तो सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट कारक होता है। अब समझो सामान्य कारक क्या था। इन्होंने ये कहा था कि हमारी कुछ मेंटल एनर्जीज होती हैं, मेंटल एनर्जीज यानी कि मानसिक ऊर्जा होती हैं जो हमें पैतृक मिलती हैं, यानी कि हमारे हेरिडिटी से मिलती है, हमें जन्मजात कारक माना था इन्होंने जर्नल को। जर्नल कौन सी थी? सामान्य, ठीक है, कि हमारे जो हम कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, हमें सामान्य कुछ माता पिता से मिल गई और उसको हमने ये मान लिया कि वो हमारी सामान्य होती हैं, ठीक है। दूसरा हमारी होती है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होती है? वो जो हम ट्रेनिंग से हमने कुछ डेवलप किया। मान लो मेरा मैथ्स मैंने स्ट्रॉन्ग करा है, ठीक है, तो कुछ मेरी हो सकती है, मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो गई हो, मेरी कॉमन सेंस, तो मेरी कॉमन सेंस को मैं मान सकता हूँ कि मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई जेनेटिकली, तो वो हो गई मेरी जर्नल फैक्टर, ठीक है, कि मैं चीज़ों को, कुछ मेरा देखने का जो नज़रिया है, जैसे मेरे माता पिता देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मुझ में भी आ गया। लेकिन अब मैंने क्योंकि बार बार मैथ्स के क्वेश्चन किए, मैंने अच्छे से मैं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो उस हिसाब से मेरा मैथ्स और साइंस मान लो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो मेरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसको एस कारक कह देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उनका मानना यह भी था कि कुछ कार्यों को करने के लिए व्यक्ति की विशिष्टता होना जरूरी है। अगर मेरे को मैथ्स का कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए मुझे मैथ्स में अच्छा होना पड़ेगा, इस बात को समझ लेना, ठीक है। और इस पर परीक्षण और पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। इस पर क्या पड़ता है? इस पर परीक्षण और पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया भाई? तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो होती है हमारी जर्नल हमारी होती है जो हमें माता पिता से वगैरह से मिली होती हैं, ठीक है, तो वो मुझे भी लगभग सेम मिलेंगी, मेरे भाई बहन को भी सेम मिलेंगी, सेम चीज़ होती है। लेकिन फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक होती हैं जो
हम अपनी ट्रेनिंग से करते हैं, वो पर्सनल होती है। वो दो भाई बहनों में हो सकता है मान लो पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, दो भाई बहन, आप ये कह सकते हो इनका तो भाई इनके घर में तो सब पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, सब घर तो उनको हो सकता है वो चीज़ मिल गई, वो हेरिडिटी से मिल गई, माता पिता से मिल गई उनको। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि भैया एक बंदे ने आईआईटी क्रैक कर लिया, ठीक है, आईआईटी एक बंदे ने क्रैक कर लिया, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फैक्टर थे कि कुछ विशिष्टता थी, कुछ कार्यों को करने के लिए कुछ विशिष्टता थी, वो केवल उसमें थी, उसके भाई में नहीं थी, जो उसने ट्रेनिंग से लिया है। हो सकता है ट्रेनिंग इन सेंस उन्हें कोई कोचिंग ली, कुछ पढ़ा, ये सारी चीज़ें की, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पीयरमैन की थ्योरी आई होप आपको पता चल गई होगी। इससे क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट यही आ सकता है, 1904 में हुआ, कब हुआ, जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी कौन सी थी। दूसरा, इन कारणों को क्या कह देते हैं, मानसिक कारण कह देते हैं, और जन्मजात क्षमताएं कौन सी होती है, जो जनरल फैक्टर बताया गया है वो जन्मजात होती हैं, और स्पेसिफिक फैक्टर को हम परीक्षण और अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है स्पेसिफिक फैक्टर पे, ठीक है, आपकी एक्स कारक पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। गिलफर्ड का है। गिलफर्ड से अगर मैं बताऊं तो मैंने बहुत सारे टेस्ट देखे हैं, काफ़ी टेस्ट दिए भी हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं। किस तरह के होते हैं कि 150 या 180 फैक्टर किसने दिए हैं। कुछ किताबों के अंदर 150 लिखा होता है, कुछ के अंदर 180 लिखा होता है, लेकिन क्योंकि आरबीएससी की किताब में 180 कारक लिखे हुए हैं, तो आप गिलफर्ड के 180 कारक ही लिख के आएंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। अब होता क्या है, देखिए, ज़्यादा तो नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपके एग्जाम में आएगा, समझ रहे हो। तो आपको जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ये गारंटी ले रहा हूँ कि जैसे मैं जिस टॉपिक से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उस टॉपिक से उससे बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उतना डीप में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उससे अगर डीप में जाएंगे तो फिर कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे क्यूब होता है, क्यूब के अंदर क्या होती हैं, आपको पता होगा ना, घनाभ, तो उसके अंदर आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो हमने ये माना कि हमारे 3 आयाम हैं, इस वजह से इसको कहा 3 आयामी सिद्धांत भी इसको कहा गया है। ये 1967 में दिया था गिलफर्ड ने, ठीक है, कब दिया था, 1967 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके अंदर आपकी 3 तत्व थे, 3 तत्वों में इसको विभाजित किया। अब कई बार क्वेश्चन क्या आ सकता है, समझ लो, कह देंगे आपकी जो संक्रियाएं थी, संक्रियाओं में बताओ उन्होंने क्या नहीं रखा था। पहले तो आपसे पूछेंगे उसके 3 तत्व कौन से होंगे। 3 तत्व कौन से थे, संक्रिया, विषय और उत्पादन, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान रख लेना। 3, कोई चौथा दिया होगा, चौथा जो होगा वो नहीं होगा, या मान लो 4 दे दिए और इनमें से एक दे दिया कि बताओ इनमें से कौन सा तत्व था, ठीक है। तो ये समझ लेना आपको। अब उन तत्वों के हिसाब से 6 भाग थे, ऑपरेशन की कितने भाग थे, 6। अब इनमें से आपको इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, मतलब ये याद रखने हैं, ये 6 भाग आपको याद रख रहे हैं, विषय के ये 5 भाग आपको याद रखने हैं, और उत्पादन के 6 भाग आपको याद रखने हैं। देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये उत्पादन के 6 भाग हो गए। केवल प्रश्न यहीं से आएगा कि उत्पादन में क्या क्या आता है, कंटेंट में क्या क्या आता है, ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, विश्वास कर सकते हो ये, ठीक है। बस ये याद कर लो कि इसके अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ना मैं आपको पढ़ाने में इस चीज़ को टाइम वेस्ट करूंगा आपका, क्योंकि स्मार्ट पढ़ो। मैं बहुत सेलेक्टिव स्टडी करता हूँ भाई, सेलेक्टिव स्टडी करता हूँ। रीट भी क्लियर था मेरा, मैंने क्योंकि नौकरी लगने से पहले रीट 2015-16 दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद में वही केवीएस मैंने दिया, केवीएस क्लियर है, केवीएस में मैं वर्किंग हूँ। तो जितने भी मैंने जो टेस्ट दिए हैं ना, बहुत सेलेक्टिव स्टडी करके दिए हैं, समझ रहे हो, उससे बाहर में कुछ पढ़ता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और वही आ जाता है पेपर में, जिन्होंने सीटेट की मेरे से तैयारी की है ना, वो जानते होंगे कि केवल 5 घंटे का मैंने कोर्स करवाया था, वो भी 6 महीने पहले, कि यही कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आया भी नहीं है। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ 28-29 नंबर का यहीं से आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए, अब हम चलते हैं कैटल के सिद्धांत की तरफ, ठीक है। अब कैटल का सिद्धांत क्या कहता है, ये आई होप आपका शायद तीसरा सिद्धांत होगा जो हम बात कर रहे होंगे। तो कैटल का सिद्धांत उन्होंने दिया था 1963-1987 में, ठीक है। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी जानकारी मैंने आरबीएससी की किताब से ली है, ठीक है। तो इन्होंने 2
तत्व बताए थे, एक तो तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। सबसे पहले तो ठोस बुद्धि कर लो। ठोस बुद्धि क्या होती है? जो मुझे फैक्ट रटे हुए हैं, ठीक है, जो मुझे फैक्ट रटे हुए हैं वो मेरा ठोस बुद्धि होता है, तथ्यात्मक ज्ञान है जो मुझे, ठीक है। और तरल बुद्धि क्या होता है? तरल बुद्धि होता है मेरे काम करने की एबिलिटी, कुछ भी मैं कुछ याद कर सकता हूँ, मेरी याद करने की कुछ एबिलिटी हो सकती है, मेरी रीज़न करने की कुछ एबिलिटी हो सकती है, तर्कना, मेरी रीजनिंग क्षमता हो सकती है। और ये सेम वैसी है जैसे जो उन्होंने जी फैक्टर थ्योरी बोली थी ना, जी कारक बोला था उन्होंने, जो स्पेयरमैन ने जो जी कारक बोला था, उसी को इन्होंने कह दिया फ्लूइड इंटेलिजेंस, कि ये हमारा माता पिता से मिलता है, वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है ये, कि हम किसी चीज़ को कितना याद करेंगे या कितनी हमारे अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट कितना कर सकते हैं, सोल कितनी चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब ये हमारी इस तरह की रहती है। और ठोस बुद्धि क्या है? हमें जितनी चीज़ें याद हैं वो हमारी ठोस बुद्धि होती है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ठीक है, हमें फैक्ट कितने याद हैं, समझ रहे हो? फैक्ट कितने याद है इन द सेंस, ये समझ सकते हो कि मुझे मान लो मैं मैथ के अंदर मुझे कोई फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, वो तो आ गया मेरा ठोस बुद्धि में, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो आ जाएगा मेरा तरल बुद्धि में। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद है तो वो मेरा ठोस बुद्धि में आ जाएगा, फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो तरल बुद्धि में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा था कि इसका विकास मैक्सिमम कब होता है? किशोरावस्था में होता है, एडोलसेंस में इसका विकास मैक्सिमम हो जाता है फ्लूइड इंटेलिजेंस का, और ये माता पिता से मिलती है, और ये जनरल इंटेलिजेंस है हमारी, ठीक है। एक ठोस बुद्धि हमारी क्या होती है? ठोस बुद्धि हमें माता पिता से नहीं मिलती। ऐसा थोड़ी है कि माता पिता को पता है कि पानीपत का युद्ध किसके और किसके बीच में आपका लड़ा गया, तो बच्चों को अपने आप ही पता होगा, नहीं ना। लेकिन हाँ ये होता है कि माता पिता की सोच जिस तरह की है ना, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अगर किसी के माता पिता पढ़ाई में अच्छे रहे हैं, उनकी रीजनिंग पावर अच्छी रही है, तो बच्चों के अंदर वो चीज़ आ जाती है कि ठीक है, उनका काम करने का तरीका उनके अंदर ऑटोमेटिक आ गया कि अच्छा इनका मतलब माता पिता या वो दादा दादी भी हो सकते हैं, किसका दादा ऐसे ही काम करता था। मान लो कई बार क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका होता है वो हमें मैच कर जाता है और हमने कभी उनको देखा भी नहीं होता, तो वो हेरिडिटी फैक्टर है। लेकिन उसके दादा को कुछ चीज़ें याद थी, ठीक है, तो वो याद उसको थोड़ी आ जाएंगी, तो वो जो फैक्ट है ना वो आपके ठोस बुद्धि के होते हैं, और वो आपका कब तक, वो आपका बड़े होने तक भी चलता रहता है, वो वयस्कावस्था तक भी होता रहता है इसका विकास। जितनी चीज़ें आप याद करना चाहो उतनी याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, याद करने की जो मेरी क्षमता है ना वो मेरी डिपेंड करेगी कहीं ना कहीं फ्लूइड इंटेलिजेंस पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ गई मेरी क्षमता, मैं कितना याद कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरी हेरिडिटी के ऊपर, हेरिडिटी वंशानुगत कारक है मेरा इस चीज़ का, कि कई मान लो मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती, तो हो सकता है मेरे से यही वाली चीज़ मेरे बेटे में भी चली जाए, या एक बंदा है जो बहुत अच्छा रट लेता है, ठीक है, तो उससे वही वाली चीज़ चली जाएगी, उसके बच्चे में चली गई, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो याद करने की जो क्षमता है, क्षमता अलग चीज़ है, लेकिन जो याद किया है वो आपका ठोस बुद्धि है। ठोस बुद्धि हर बंदे की अपने अंदर ही रह जाती है। मैं अपनी ठोस बुद्धि कभी भी अपने बच्चे को नहीं दे पाऊंगा। तरल बुद्धि हो सकता है हेरिडिटिकली उसके अंदर चली जाए, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मैक्सिमम क्या आएगा? क्वेश्चन यही आएगा कि तरल बुद्धि तो ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया था? कैटल ने दिया था भाई, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आ सकती है? अगर मेरे को क्वेश्चन करने का तरीके की बात करेंगे तो यही है। अगर मुझसे कुछ कहेंगे कि बताओ जयपुर किसकी राजधानी है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ऐसा ये तो नहीं जा सकता, कभी भी बच्चे के अंदर नहीं जा सकता वो माता पिता से, समझ रहे हो। तो वो मेरी ठोस बुद्धि है, जो मेरे अंदर जो चीज़ें रह सकती हैं ना वो सब मेरी ठोस बुद्धि है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी कोई स्किल जो मेरे बच्चे के अंदर जा सकती है मेरे थ्रू, ठीक है, तो वो मेरी तरल बुद्धि है, और वो मेरा जी कारक भी है, ठीक है, जी कारक सिद्धांत भी हो जाएगा, ठीक है। और सेम वही वाली चीज़ हो गई ना ये, इसमें तो आप यही कह सकते हो जो उसका आयस कारक सिद्धांत था, थोड़ा थोड़ा ये भी उससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर भाई, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये हमारा अंतिम सिद्धांत है इसका, ठीक है। बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करूँ तो गार्डनर ने दिया था 1989 में, 89, ठीक है, हिंदी में आता है मुझे 89, बट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तुम भी सुन लो, एक बार पूछा था केवी के इंटरव्यू में पूछ लिया था, तो उनके लिए बता रहा हूँ, क्या इसको बताओ, इसको पढ़ के बताओ, ठीक है। तो ये 79 होता है, ये 89 होता है, हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए।
देखो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर गार्डनर ने पहले बात की थी सात बुद्धियों के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर वो 8 हो गई, आज की डेट में 9 हो गई हैं। आज की डेट में अरे अभी जुड़ी रही हैं, क्या पता वो 10-12 कर दे, इतने जिंदा रहेगा ना, वो बोलता रहेगा। अभी जिंदा है भाई, गार्डनर है, ये मरे नहीं है, ये अभी भी जिंदा है, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहली बुद्धि कौन सी थी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसलिए समझ लेना मेनली क्या क्या आ जाता है, या तो ये जो ये लिखा हुआ है, जो रेड में लिखा हुआ है, लाल अक्षरों से लिखा हुआ है, ये आ जाता है कि बताइए उसका कौन कौन से उसकी व्यवसाय हो सकते हैं, ठीक है, और वो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में आ जाता है। तो भैया देखो तार्किक गणितीय, ठीक है, आपका लॉजिकल मैथमेटिकल आपकी जो होती है वो आपकी आ जाती है। इसके अंदर क्या होगा, आप सोचते किस तरह से हो, आपकी रीजनिंग कैसी है, ठीक है। रीजनिंग मैथमेटिक अगर कोई अच्छा है इस चीज़ के अंदर, तो वो सारा किसके अंदर होगा, तार्किक गणितीय, ठीक है। तो आपका गणित, शतरंज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें ये आप अच्छे हो सकते हो अगर आपका मैथ वगैरह रीजनिंग अच्छा वगैरह अच्छी है ना, आप तो ये सारी चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं, ठीक है। तो एक तरह की बुद्धि तो ये है। दूसरी बुद्धि क्या होती है, स्पेशल, स्थानिक या देशिक आप कह सकते हो। ये क्या होता है, इसके अंदर मुझे क्षेत्र के बारे में पता होता है, क्षेत्र के बारे में पता होगा कि किस क्षेत्र में क्या हो सकता है। मैं मैप के साथ में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं स्पेस के साथ में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। तो डिज़ाइनर हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है। आर्किटेक्ट क्या होता है, नक्शों से वो नक्शा बना के वो बनाता है ना, बिल्डिंग वगैरह बनाता है। डिज़ाइनर भी ऐसा ही करता है, नक्शा बना के कोई सारी चीज़ें कर सकता है। कलाकार हो सकता है आपका। तो ये क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका जिसको स्पेस के बारे में, स्पेस यानी कि स्थान यानी कि किसी जगह के बारे में, मतलब आपको ये पता है इतनी जगह में क्या चीज़ आ सकती है, क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। गूगल मैप भी होगा वो अपने आप में, ठीक है। फिर आपका आता है भाषाई या भाषा। जब आपकी भाषा के ऊपर पकड़ है तो वो कौन कौन हो सकता है, वो पाठक हो सकता है, लेखक हो सकता है, कहानीकार हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी, वो कवि भी हो सकता है, कोई कवि भी भाषा अच्छी बोलते हैं, भाषा अच्छी लिखते हैं, तो वो हो सकता है वो, ठीक है। फिर आपका अब समझो इसके अंदर भाषा बोलने और लिखने की दोनों के ऊपर है, ठीक है। अच्छा वो संवाद भी अच्छा कर सकता है, अगर आप देखोगे तो वो हो सकता है वो वाचक भी अच्छा हो, वो बोलता भी अच्छा हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेता वेता अच्छी स्पीच देते हैं, तो ये भी हो सकता है उसका, ठीक है। फिर आपका आता है शारीरिक गति संवेगी, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप कह सकते हो बॉडी बहुत अच्छी है। बॉडी किन किन की अच्छी होती है, जो एथलीट होते हैं, पायलट होते हैं, डांसर भी जो होते हैं, उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आपके अभिनेता होते हैं, संगीतकार होते हैं। संगीतकार कौन से, आपने कभी देखा है किसी गिटार बजाते हो किसी को, उसकी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं या किस तरह से चलती हैं, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे यूज़ हो जाती हैं। फिर आपका सर्जन क्या होता है, आपका उनका देखना, उनका हाथ कभी कांपता नहीं है। आप अपनी उंगलियां देखना, थोड़ी देर 1 मिनट अपनी उंगलियों को देखते रहो हाथ खोल के, बिल्कुल क्या आपकी हिल रही हैं क्या, तो उनका हिलता नहीं है। उनकी फाइन मोटर स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। फाइन मोटर स्किल क्या है वो आपको पता ही होगा, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल दोनों आती हैं इसके अंदर। तो आपका बॉडी बिल्डर हो सकता है, पुलिस अधिकारी हो सकता है, सैनिक हो सकता है, ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे, शारीरिक गति संवेगी में आएंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है। फिर आपका म्यूजिक आ गया। म्यूजिक के अंदर क्या है, म्यूजिक के अंदर जिसको लय ताल के बारे में पता है, ध्यान से समझ लेना, लय ताल के बारे में जिस बंदे को पता है वो मेरा म्यूजिक के अंदर आ जाता है। इसके अंदर वादक आ गया, गायक आ गया, कंडक्टर भी कई बार लय ताल में गाते हैं, ठीक है। डिस्क जॉकी आ गया, ओरेटर आ गया, लेखक आ गया, संगीतकार आ गया, ये सारी चीज़ें। लेखक इसके अंदर क्यों आया, लेखक इसलिए आया है क्योंकि जो वो तुकबंदी वगैरह करता है, ठीक है, कि इसके अंदर उतार चढ़ाव या इस तरह की लिखता है, तो इसलिए लेखक इसके अंदर डाला है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया संगीत, ठीक है, संगीतकार आप कह सकते हैं। फिर आपका आता है इंटरपर्सनल कौन से होते हैं, जो दूसरों के बारे में जानकारी हो सकती है, जिनको दूसरों के बंदे बारे में किनको जानकारी हो सकती है। देखो इसके अंदर अध्यापक भी आ सकते हैं, कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, या मैं किसी बंदे के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज कर लेता हूँ। ये भी एक तरह की बुद्धि होती है कि मैं दूसरे बंदे को बहुत अच्छे से जज कर लेता हूँ पहली बारी में, ठीक है। तो इसके अंदर राजनेता हो सकते हैं कि वो दूसरे बंदे को बहुत जल्दी अपने, आप ये कह सकते हो, वश में कर लेते हैं, या
कुछ भी कर लो, मतलब वो दूसरे की साइकोलॉजी से बहुत अच्छा खेल लेते हैं कोई भी, ठीक है। वो प्रबंधक होता है, मैनेजर हो सकता है, वो शिक्षक होता है, परामर्शदाता हो सकता है, परामर्शदाता, गाइडेंस, ठीक है। वैसे तो इंडिया के अंदर इस चीज़ का इतना चलन नहीं है जो ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, पर आप अगर बाहर की कोई सीरीज़ वगैरह देखोगे और ये सारी चीज़ें देखोगे तो वहाँ पे छोटी छोटी बातों के लिए या, और ये चीज़ अच्छी भी है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि हम कई बार बीमार होते हैं, ठीक है, लेकिन लोग उस चीज़ को पागल समझ लेते हैं। मतलब हमारे को टेंशन होती है तो बाहर टेंशन जो लेते हैं ना उस चीज़ के लिए भी इलाज करवाते हैं भाई, कि भाई डिप्रेशन है, ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम अपनी तरफ ध्यान देते ही नहीं यहाँ कहीं पे, ठीक है। लेकिन बाहर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान होता है। तो वो जो डिप्रेशन वगैरह के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो सलाह देते हैं, आपकी बातें बैठ के सुनते हैं, तो वो आपका हो सकता है वो आपका इसके अंदर आ जाते हैं। वो काम क्या करते हैं, वो इंटरपर्सनल करते हैं, अंतर्व्यक्तीय करते हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता। फिर आपका होता है अंतर्व्यक्तीय। अंतर्व्यक्तीय क्या, जिसको अपने बारे में पता है, समझ रहे हो, जो अपने बारे में बढ़िया सेल्फ इवेल्युएशन कर सकता है। वो कौन होता है, लेखक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, अपने बारे में परामर्शदाता भी हो सकता है, वो पादरी या कोई दार्शनिक सदस्य है जो आपकी ज़्यादा आप ये कह सकते हो फिलोसफिकल बातें जो करता है ना, वो अंतर्व्यक्ति होता है, उसको अपने बारे में पता होगा, ठीक है दोस्तों। ये 7 तो पहले ही दे दी थी, फिर ये 2 बाद में जुड़ी हैं, प्राकृतिक और अस्तित्व परक। अस्तित्व परक तो अभी थोड़े दिन पहले जुड़ी है, ठीक है। प्राकृतिक में क्या है, जो प्रकृति के बारे में ज़्यादा जान सकता है, प्रकृतिवादी, किसान और बागवानी, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आपका हुआ है अस्तित्व परक। अस्तित्व परक एक्चुअली उन्होंने नहीं जोड़ी, ये तो फिर पर जुड़ गई ये, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने नहीं कहा पर ये जुड़ गई है और इसको हम मानते हैं। ये कौन से होते हैं, जो आध्यात्म में बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं, पुजारी, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक, ब्राह्मण। अच्छा, इसके अंदर गणितज्ञ वगैरह क्यों हुआ, राशि वगैरह अगर आपने कभी दिखाई हो ना, राशि वगैरह के हम क्या करते हैं, हम किसी भी पंडित को मान के ये सोच लेते हैं कि वो राशि बड़ी अच्छी देखेगा हमारी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो ये राशि फल होता है, आपकी जो कुंडली होती है, इसके अंदर बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहती हैं भाई, ठीक है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्चुअली अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आप इसमें राशियों में और एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो या नहीं करते हो, मैं ये कहूँगा हाँ जी मैं करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पंडितों में विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता पंडितों में, आजकल पंडित कौन बनते हैं, जो पढ़ाई में इतना कोई खास था नहीं वो पंडित बन गया। अरे भैया, जो पढ़ाई में खास था नहीं, उसका मैथ अच्छा था नहीं, तो वो मैं कैसे मान लूँ कि वो एस्ट्रोलॉजी जैसे, ये तो बहुत, मैं इसके पीछे तो बहुत बेहतरीन साइंस छुपी हुई है, तो वो कैसे एस्ट्रोलॉजी कैसे कर सकता है, वो आपको कुछ का कुछ बता देगा, आप कह ही नहीं सकते। समझ रहे हो इस चीज़ को, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। वो जो बंदा आपको कभी आप कहो ना कि कोई बंदा पंडित है, तो उससे भी ये पूछना भैया आप कितने पढ़े हो, अपना ये कुंडली पुंडली ये दिखाने से पहले उसे पूछ लेना, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती। एस्ट्रोनॉमी तो आपको बाद में सिखाई भी जाती है, और इसके अंदर इसीलिए तो इसके अंदर गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक, इनका नाम भी लिखा है मैंने, क्योंकि जो जितना ज़्यादा देखो, एक कोटेशन है कि जिसने थोड़ी सी साइंस पढ़ी है ना, वो भगवान में विश्वास नहीं रखेगा, लेकिन जिसने डीप में साइंस पढ़ी है ना, वो भगवान का बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा विश्वास होगा उसका कि नहीं कुछ तो एनर्जी है, ठीक है। ये लाइनें हैं, ये मेरे को याद नहीं किसने कही हैं, लेकिन ये बहुत फेमस साइंटिस्ट ने कही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी अध्यात्म वगैरह से ये जो चीज़ होती है, ये उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी 9 तरह की जो बुद्धि थी, उनके बारे में मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन किस किस तरह का आ सकता है कि बताओ ये वाली जो बुद्धि है ये किसके अंदर आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे ऑप्शन होंगे, उनमें से आसानी से हो जाता है। इसमें तो मेरे हिसाब से आपका कोई नंबर कटना ही नहीं चाहिए। फिर आपका है कि इसकी विशेषता है, तो यह विभिन्न सीखने की शैलियों पर आधारित है, विषय को कई तरीकों, अच्छा इसके निहितार्थ क्या हैं, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, जो गार्डनर है गार्डनर की निहितार्थ क्या है। तो भैया आपकी क्लास के अंदर भी अलग अलग बुद्धि के बच्चे होंगे, और उनको जब आप पढ़ाएंगे ना, उनको आप अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। यही कारण है कि आपको अलग अलग तरह से पढ़ाना है। हो सकता है कोई बच्चा आपका मैथ में अच्छा नहीं है, तो क्या वो न्यूज़ एंकर नहीं बन सकता, बन सकता है।
उसको मैथ पढ़ना जरूरी थोड़ी है, ठीक है। वो न्यूज़ एंकर बन सकता है। मैं अपनी बताता हूँ, मेरी साइंस अच्छी नहीं थी, लेकिन साइंस मेरी अच्छी नहीं थी तो क्या मैं साइंस में ना अच्छा होके मैंने कोई पाप कर दिया? मेरी एसएसटी इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने जीके वगैरह की कभी चीज़ें याद नहीं करी। मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, मैं मैथ्स स्ट्रॉन्ग था तो मैथ्स मेरे को यहाँ तक ले आया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि मैथ्स ने मेरे को लॉजिकल बना दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। अपने बच्चे के अंदर भी हो सकता है कोई बच्चा आपका नहीं हो अच्छा। सचिन है, सचिन पढ़ाई में अच्छा नहीं था। सचिन क्या किस चीज़ में अच्छा था? वही थी ना जिसके अंदर हमने खिलाड़ी को रखा था, ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है। तो उसके अंदर वो था, उसके अंदर वो वाली बुद्धि थी, इस वजह से उसमें चला गया। तो हमें अपने बच्चों को इस हिसाब से करना है। हर बच्चे के अंदर हर चीज़ नहीं होगी, जो चीज़ उसके हिसाब से होगी उसको उसके हिसाब से व्यवसाय वो कर लेगा अपना, और अपना पेट भर लेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कह रहे हैं फिर प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं और विलक्षण योग्यताओं पर आधारित है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु की वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल सही है, बुद्धि कई तरह से हो सकती है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, अब सबसे बड़ी बात है, इसकी आलोचना बहुत करी गई है, ठीक है, आलोचना हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये तो केवल कुछ टैलेंट थे, टैलेंट को हमने बुद्धि बना लिया, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये तो स्किल थी, या कुछ लोग ये कहते हैं इसका तो कभी हमें टेस्ट किया ही नहीं। जैसे जो भी आपका सिद्धांत वगैरह बना है ना, तो वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो क्या ये साइंटिफिकली प्रूव है? क्या ये प्रूव्ड नहीं है, लेकिन ये बस एक ही आधार पर चल रही है। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग हिस्सा अलग अलग बुद्धि के लिए है। तो होता क्या है कि मान लो मेरे एक हिस्से के अंदर चोट लग गई, तो उसकी वजह से मेरी एक बुद्धि जो होती है वो एक जो पार्ट होता है ना, उसमें खराबी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे सर में चोट लगी और मैं तुतलाने लगा या बोलने में मेरे को दिक्कत होने लगी, तो ये एक जो आपकी जो बुद्धि होती है उसके ऊपर पार्ट है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो हमारी दिमाग है ना, दिमाग में अलग अलग जो भाग है वो अलग अलग बुद्धियों के लिए है, ये वाली बात थी। तो अब ये चीज़ जो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ना, ये एक इसी साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं तो एक यही चीज़ प्रूव हुई है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर कोई चीज़ साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बुद्धि के आकलन पे। बुद्धि को आखिर हम मापे कैसे हैं? तो मैंने बताया था, देखो ये टकमन था, वहाँ पे हमने टर्मन के बारे में बात करी थी। ये हमारे टकमन है। टकमन ने 1975 में मानसिक आयु के बारे में बताया था। मानसिक आयु की 1975 में दिया, ठीक है। हालांकि ये 1912 में फॉर्मूला दे दिया था, MA/CA गुणा में 100 तैथिक आयु। अब होगा क्या, देखो एक बार निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। कई बार निकालने के लिए आपको कह दिया जाता है। तो IQ बराबर है MA/CA। ये होगा क्या कि एक बच्चा है वो क्वेश्चन कर लेता है जो 12 साल का बच्चा करता है। तो ये क्या होती है, ये हमारी मानसिक आयु है कि जो काम हम अभी 10 साल में करते हैं वो बच्चा वो 12 साल में कर लेता है। तो ध्यान से अगर देखोगे ना, जो टकमन ने कहा है कि इसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है, ठीक है। कि कैसे तुलना करी, कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं करता हूँ और 12 साल के बच्चे होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने तुलना कर ली 12 साल के बच्चों के साथ में, ठीक है। तो ये है कि ये 12 साल का जो काम करता है, और मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र मान लो 10 है, तो इसको मैंने गुणा कर दिया 100 से, तो यहाँ से मेरा आ गया 0, ये 120 आ गया है, ठीक है। ये 120 आ गया है। सामान्य जो बच्चा होता है उसकी IQ कितनी होती है, 100 होती है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया उसका IQ तो बहुत हाई है। IQ जो वर्ड आप यूज़ करते हो ना, IQ का वर्ड यूज़ ही तब करना है जब आपने इंटेलिजेंस क्वेश्चन लिया हो, कोई उसका टेस्ट किया हो। बिना टेस्ट किया आप IQ ऐसे नहीं कह सकती उसकी IQ बहुत हाई है, समझ रहे हो। तो आपका ये इस तरह से उत्तर आ जाएगा आपका। अगर आपका क्वेश्चन आया, मान लो एक और क्वेश्चन आ गया है कि एक 12 साल का बच्चा है वो 15 साल के बच्चे के बराबर सोच लेता है या काम कर लेता है, तो आंसर क्या आएगा
15/12। नीचे क्या रहेगा, जितने साल का एक्चुअल वो बच्चा है उसकी तैथिक आयु क्या है, क्रोनोलॉजिकल आयु क्या है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि एक बच्चा है, उसकी 75 IQ है, ठीक है, 75 उसकी IQ है। अब आप ये बताओ, अगर वो बच्चा 10 साल का है तो उसकी वो मेंटल एज क्या होगी, मेंटल एज पूछ लिया आपसे, तो मेंटल एज आप क्या बता दोगे, 7.5 साल होगी जी उसकी। ठीक है, ये आएगी कैसे, रख लेना, देखो आएगी कैसे दिखा रहा हूँ। IQ बराबर है MA/CA। हमें क्या पता है, हमें अभी पता है CA, ठीक है, CA पता है, MA बतानी है, IQ पता है। IQ हमारी क्या थी, 75 थी। ठीक है, 75 MA 10, ठीक है, गुणा में 100। ठीक है, ये गुणा में 100 भी था ना, तो इस तरह से ये चला गया हमारे यहाँ से, ये कट गया। ठीक है, तो ये 10 यहाँ था, ये 10 यहाँ चला गया, तो 75/10 यानी कि ये हमारी MA आ गई है। MA यानी कि मेरी जो मेंटल एज थी, तो वो मेरी 7.5 साल आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कई बार क्या दे देते हैं कि IQ है, ये IQ चार्ट का भैया उतार लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो क्या होगा कि जो आपका सामान्य होता है वो 90 से 110 के बीच में हमारा माना जाता है। परफेक्टली अगर देखा जाए तो 100 आपका परफेक्टली होता है। ठीक है, अब उसके अंदर आपका क्या होता है, मंद बुद्धि बालक शुरू होने लग जाते हैं, फिर हल्का मंद बुद्धि, फिर अत्यधिक मंद बुद्धि, फिर गंभीर मंद बुद्धि आ जाता है, फिर आपका श्रेष्ठ आ जाता है 120 के ऊपर, फिर अति श्रेष्ठ आ जाता है 130 के IQ के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपकी चलेगी, सिंपल है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। अच्छा, ये टेबल आपको अलग अलग जगह मिल जाएगी, ये टेबल मैंने अलग से ली है, RBSC की किताब में ये टेबल नहीं थी, पर रीट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया, इस वजह से मैंने आपके लिए ये टेबल ले ली। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब कह रहे हैं बुद्धि परीक्षण, जो आपके इंपॉर्टेंट बुद्धि परीक्षण हैं वो सुन लीजिए। ये 8 इंपॉर्टेंट बुद्धि परीक्षण है, इनको रट लो, पेपर में कई बार आ जाता है। इनमें से बताओ बुद्धि परीक्षण कौन से है। बिने टेस्ट सबसे पहले हुआ था, आपको पता होना चाहिए। फिर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो बाद में बता दिया था। फिर आपका वेशलर स्केल आपका है। फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अब देखो, इनमें से आपके 2 टेस्ट ऐसे हैं, एक तो आपका है कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट और एक है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये दोनों ऐसे टेस्ट हैं जो कल्चरल फ्री हैं। कल्चरल फ्री क्या होंगे, ये देखो कई बार ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप अगर एक जगह बच्चों से पूछोगे तो उनको कुछ फ़ायदा लगता है। फ़ायदा क्या होता है, मतलब कि वो हर कल्चर के लिए अगर आप देखोगे ना, तो मान लो मैंने कोई क्वेश्चन इंग्लिश में दिया और मैं उस बच्चे से, हरियाणा वाले बच्चे से वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो हो सकता है उसको इंग्लिश समझ में ही ना आए। तो जो ये वर्बल टेस्ट होते हैं ना, वर्बल टेस्ट होते हैं हमारे, ये कल्चर फ्री टेस्ट नहीं होते, संस्कृति मुक्त टेस्ट नहीं होते। कल्चर फ्री टेस्ट का मतलब होता है संस्कृति मुक्त, यानी कि मैं किसी भी बच्चे से वो दिखा सकता हूँ। तो इसके अंदर हमारा क्या लिया जाता है, मेनली हमारी पिक्चर्स ली जाती हैं, पिक्चर ली जाती हैं। बच्चे से पूछा, अभी ये हाथ ऐसे है, अभी ये हाथ ऐसे है, अभी ये हाथ ऐसे है, अब बता क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ गया, अब जी ऊपर जाएगा। तो ये जो चीज़ होगी, इसके अंदर कोई किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सबके लिए सेम है। इसके अंदर तो बस हमें लॉजिक सोचना है और दिमाग लगाना है अपना, समझ में आ गया। तो ये हमारा कल्चर फ्री टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये हमारा कल्चर फ्री टेस्ट, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मेनली पिक्चर बेस्ड आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से, रेवन है और आपका कैटल है। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है और जो बहुत फेमस है, गुड एनफ ड्रामैन टेस्ट है। फिर आपका पी बॉडी पिक्चर वोकेबलरी टेस्ट है। फिर आपका कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन फॉर KABC टेस्ट है। और ये भाटिया बैटरी टेस्ट, ये इंडिया वाला है। ठीक है, इंडिया वाला भी मेरे को लेने की ज़रूरत थी क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताओ भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब भाई हम बुद्धि परीक्षण का क्यों करें, उसकी एप्लीकेशन क्या है। मतलब मान लो अगर हमें किसी का पता चलेगा किसी का IQ 150 है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसके मेनली हमारे 3 फ़ायदे हैं। कौन कौन से 3 फ़ायदे हैं, बात करते हैं उसके बारे में। पहला तो हमारा सामान्य बौद्धिक, हमें उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पता चल जाएगा कि उस बंदे को
कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी समझ है, ठीक है, वो उसकी कैचिंग पावर कितनी है, ये सारी चीज़ हम समझ लेंगे, ठीक है, कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है। एक बात तो हमें यही पता चल जाती है आईक्यू के बारे में, ठीक है। दूसरा हमें ये पता चलती है उसकी शैक्षिक सफलता। हम ये कह सकते हैं कि उसकी शैक्षिक सफलता, वो कितना ज़्यादा सफल है शैक्षिक हिसाब से नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल, आपका एकेडमिक सक्सेस। अब एक चीज़ है, ये 100% बिल्कुल ट्रू तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। पॉजिटिव कोरिलेटेड है मतलब कि हाँ, अगर जितना ज़्यादा हाई जाएगा उसके हिसाब से हमारा एकेडमिक सक्सेस भी हाई रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मान लो 120 आईक्यू वाले बच्चों का एकेडमिक सक्सेस बिल्कुल सेम रहेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि एक मान लो 80 वाला है और एक 120 या 130 वाला है, तो हम ये कह सकते हैं जिस बच्चे का 130 था वो पढ़ाई में 80 वाले से ऊपर रहेगा, ये बात होती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, तो इस वजह से हम ये सोच सकते हैं। फिर आपका होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं सांवेगिक बुद्धि। अब इसके अंदर क्या होता है, फिर हमारी चलती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये भी हमारा थोड़ा थोड़ा चलता है कि जितना हमारा आईक्यू अच्छा होता है ना, हम ये मान के चलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी हमारी हाई होगी। ये वाली चीज़ चलती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बारे में एक बात और कही है, गोलमैन ने कही थी, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे गोलमैन की थ्योरी में ही, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब ये देखो, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इस शब्द का जिक्र तो सबसे पहले सल्वोय और मेयर ने किया था 1970 में, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो सिद्धांत बनाया ना, वो बनाया 1998 में गोलमैन ने। अपनी एक किताब लिखी उन्होंने, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। इन्होंने लिखा कि आईक्यू से भी और ऐसी की चीज़ क्या है जो ज़्यादा आपकी मैटर करती है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर मैं एक सार के अंदर आपको एक बात बताऊं, तो उन्होंने बस ये वाली बात कही थी कि भैया जो हमारा जो आईक्यू है ना, आईक्यू का हम कितना आगे अपनी लाइफ में जाएंगे उसके ऊपर केवल 20% का फ़र्क पड़ता है। 80% हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करते हैं, कितनी चीज़ें हम अपने इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर 80% काम होता है। तो हमारा EQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। IQ से मोर इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया था EQ होता है, कि अगर IQ 20% है तो 80% हमारा EQ इंपॉर्टेंट होगा आगे जाने के लिए, समझ रहे हो। तो 4 गुना इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया था अपनी किताब में। किताब का नाम क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा फैक्चुअल क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अब आपका है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल स्किल। ये 4 चीज़ें इन्होंने बताई थी, ठीक है। हमारा EQ से रिलेटेड आप कह सकते हैं, या इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कह सकते हैं। तो पहला क्या था कि हमें अपने बारे में कितना पता है, मुझे अपने बारे में कितना पता है, मुझे अपने इमोशंस के बारे में कितना पता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कितना पता है, और मुझे अपनी वीकनेस के बारे में कितना पता है। तो ये मेरा है, वो मैं कितना सेल्फ अवेयर हूँ, मुझे अपने बारे में कितना पता है, ठीक है। फिर मैं कितना सेल्फ मैनेजमेंट हूँ, मैं आत्म प्रबंधन कितना करता हूँ, कि अब मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो मैं उसको कितना रोक सकता हूँ, और मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है तो मैं उसको कितना बढ़ा सकता हूँ। पहली बात है मुझे पता होना चाहिए, पता होने के बाद मैं उसको मैनेज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो दूसरी पॉइंट ये था, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आपका सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फिर आपका है सामाजिक चेतना यानी सोशल अवेयरनेस, तो दूसरों के कार्य अनुभव एवं उनके कारणों को समझने की क्षमता। अब मैंने अपने बारे में समझ लिया, अपने आप को मैंने रोक भी लिया, समझ रहे हो। अब है कि मैं दूसरों के बारे में भी समझ सकता हूँ कि नहीं समझ सकता हूँ, कि अगर मान लो कोई बंदा कुछ गलती कर रहा है, कुछ गलती कर पा रहा है, तो वो आखिर उसके साथ क्या है। एक बंदे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठीक है, या एक बंदे को, तो मैं उन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ कि अब उसके साथ में क्या होगा, ठीक है, उसके साथ में एक्सपीरियंस क्या चल रहे होंगे उस टाइम पे। तो ये सारा मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। फिर आता है सोशल स्किल। अब मैं कितना दूसरों के साथ में मिल के अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता हूँ, ठीक है।
मतलब दूसरों से अपने, एक आप ये कह सकते हैं दूसरों से अपना कितना काम निकलवा सकता हूँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में मुझे पता चला, अपने को मैंने कंट्रोल किया, दूसरे के बारे में पता चला पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद में मैंने दूसरों से अपना काम निकलवा लिया। सोशल स्किल्स थी ये मेरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। फिर है हमारी अभिक्षमता, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो अभिक्षमता हमारा एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, एप्टीट्यूड के अंदर देखो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट आपने सुना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एक होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, समझना इस चीज़ को। देखिए अभिक्षमता परीक्षण हमारा कह सकते हैं, जो हमारी अभिक्षमता होती है वो होती है किसी क्षेत्र में विशेष कौशल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, कि वो काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मान लो जो मेरा जेई है, जेईई, ठीक है, तो ये मेरा जेई मीन्स आप कुछ कह सकते हो, तो ये मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट है कि मैं इंजीनियर बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ। नीट है तो ये मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है कि क्या मैं डॉक्टर बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ, ये चीज़ पता चलती है उसको। एक आपका उपलब्धि परीक्षण होता है जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट होता है जब मैंने वो ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे कितना आया, समझ में आया। ट्रेनिंग करने से पहले क्या लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग मान लो मैं देख लेता हूँ, मतलब बहुत जगह ये किया जाता है। कुछ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में क्या होता है, जब आईएएस की कोचिंग लेने जाते हैं तो पहले अपना टेस्ट लेते हैं तो उनको ये पता चल जाता है हाँ ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा अच्छा आगे कर सकता है। तो वो क्या था, वो एप्टीट्यूड टेस्ट था। लेकिन जब आपने, या फिर आप आईएएस लगने से पहले भी आप ये कह सकते हैं, आईएएस लगने से पहले जो टेस्ट होता है ना आपका, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है कि जब मैंने आईएएस में बनने वाला हूँ तो उससे पहले मैंने एक टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग हुई। अब ट्रेनिंग आपको पता होगा, लप्स नाम में आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आपको नहीं पता तो आपको सर्च कर लेना इसके बारे में, ठीक है। लाब्स नाम में आपकी ट्रेनिंग होती है आईएएस की, तो वहाँ भी उनके टेस्ट होते हैं। तो भैया उनके टेस्ट वहाँ क्यों हो रहे हैं, जब वो आईएएस का टेस्ट करके गए हैं क्लियर, तो वहाँ टेस्ट क्यों हो रहे हैं, अरे वहाँ इसलिए टेस्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ जो टेस्ट हुआ वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट था, वो तो अभिक्षमता का टेस्ट था कि मैं आईएएस बनने लायक हूँ या नहीं हूँ। लेकिन वहाँ मुझे जो पढ़ाया गया फिर उसका अचीवमेंट टेस्ट होता है कि वहाँ जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ में आया या नहीं आया, वो जो ट्रेनिंग उन्होंने दी वो उसका अचीवमेंट टेस्ट होता है, समझ रहे हो। उपलब्धि परीक्षण आप कह सकते हो उस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। अब एक और चीज़ होती है, समझ लेना इस चीज़ को, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। किसी विशेष चेतना में व्यक्ति की निष्पादन के बारे में पूर्व कथन करने वाले संज्ञानात्मक परीक्षण को अभिव्यक्ति परीक्षण कहा जाता है। संज्ञानात्मक परीक्षण है इसके अंदर एक वर्ड, कि उसका कोग्निटिव टेस्ट होगा। कोग्निटिव टेस्ट अगर उसका होगा तो उसको हम कह सकते हैं, कोई काम करने से पहले उसका कोग्निटिव टेस्ट ले लिया तो वो हमारा होगा अभिव्यक्ति परीक्षण। लेकिन कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूर्ण कथन नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम संज्ञानात्मक कौशल नहीं होते। पूर्ण कथन तो होता है लेकिन संज्ञानात्मक कौशल नहीं होते, ठीक है, तो उसको हम अभिक्षमता परीक्षण नहीं कहते, इस बात का ध्यान रख लेना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो दिखा देता हूँ। अब मैं किताब से ही दिखा देता हूँ तो आपको। अब भाई किताब वाले देख लो, ये आपके कौन से हैं, WAIS, WISC, WPPSI, ठीक है, विनय बुद्धि मापनी, ये सारे आपके क्या हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों को याद ध्यान रखना, इन चारों का नाम, ठीक है। इनमें से आपका क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से पूछा जाएगा, इनमें से बताओ एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा नहीं है, समझ रहे हो। एप्टीट्यूड यानी कि आपका क्या था ये, अभिक्षमता, ठीक है, अभिक्षमता आपका कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है ये 2 तरह का है। एक तो होगा मल्टी एप्टीट्यूड टेस्ट आपका हो सकता है, ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक।
मल्टी में क्या होगा, आपकी जो अलग अलग क्षमता है, जैसे हमने एप्टीट्यूड के टेस्ट क्या था कि आपको किसी एक फील्ड में, जैसे जैसे मैं नीट की बात करता हूँ, नीट के अंदर हमारा किस चीज़ के बारे में देखा जाता है कि आप डॉक्टर बनने के लायक हो या नहीं हो। लेकिन मान लो आपका एक ही टेस्ट हो जिसके अंदर आपकी अलग अलग चीज़ें करें, आपका मैथ भी देखें, आपका मेडिकल वगैरह के लिए भी कुछ देखें, या आपका क्लैरिकल वगैरह के लिए भी कुछ देखें, म्यूज़िक भी देखें, तो वो आपका मल्टी हो जाएगा। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको सही चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो वो हुआ क्या था कि आपका जब कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो मल्टी वाले हैं उसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको डेट भी कह देते हैं, ठीक है, जिसको डेट भी कह देते हैं। इसके अंदर क्या था, इसके 8 सब टेस्ट होते थे। 8 सब टेस्ट के अंदर आपकी वर्बल रीजनिंग पूछ लेते थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछ लेते थे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूछ लेते थे, आपकी मैकेनिकल रीजनिंग पूछ लेते थे, क्लैरिकल स्पीड पूछ लेते थे, ठीक है, स्पेस रिलेशन पूछ लेते थे। मतलब देखो हर चीज़ है आपकी। इसके अंदर क्या था, ये किस लिए था, देखो ये जब किया गया था ना, ये किया गया था आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग एजेंसी थी ये, कि आपको काम देने के लिए किया गया था ये। और 1947 में ठीक है, हाँ 1947 में किया गया था ये, ठीक है। अब इसी का ओझा सर थे, प्रोफेसर ओझा थे, उन्होंने इंडिया में हिंदी में भी अनुवाद किया इसको। अगर आप देखोगे पूरा नाम क्या, पूरा नाम तो नहीं दे रखा यहाँ भी, JM ओझा, JM ओझा भारतीय मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने डेट को हिंदी के अंदर हिंदी भाषा में अनुवाद किया था इसका। समझ में आया आपको? तो इसका समझ लेना। इसके अंदर कितनी सब स्किल थी, 8 थी। 8 इसके सब सेट थे, सब टेस्ट थे, उनको किया जाता था। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आ जाता है GATB। फिर आपका क्या आ जाता है, GATB। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाला ये जो सबसेट था ना, ये जो टेस्ट था, इसके अंदर टोटल कितने थे, 8 थे। और इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसको 3 घंटे, कितने घंटे का टेस्ट होता था ये, मात्र 3 घंटे का होता था। और किन के लिए होता था, 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए होता था। समझ में आ गया? 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए होता था और 3 घंटे का ये टेस्ट होता था। ठीक है, उनको ये बताने के लिए होता था कि भैया आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप इस एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। कि आप है ना, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मैं अब बड़ा होकर क्या करूं, तो उनके लिए ये टेस्ट होता था कि ये टेस्ट के बाद में आप ये देख लेना कि आप बड़े होकर क्या कर सकते हो, किस एरिया में बेहतर हो सकते हो। समझ में आ गया? फिर आपका आ जाता है ये GATB, 1962 में दिया गया था। इसके अंदर टोटल 12 कारक थे। इसके अंदर टोटल कितने थे, 12 सब टेस्ट थे। 12 में से 8 तो आपके वर्बल थे और 4 नॉन वर्बल थे। वर्बल का मतलब कि उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, वर्ड लिखे होंगे। और 4 नॉन वर्बल यानी कि कुछ पिक्चर वगैरह कुछ दी होगी, वो नॉन वर्बल होता है। जिसने रीजनिंग पढ़ी होगी वो बता सकता है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। अब इसके अंदर 9 कारक थे आपके। टोटल कितने कारक थे, 9। 12 टेस्ट थे, 9 कारक थे, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अंदर फिर आपका ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये GATB में था, 1962 में इसका बनाया गया था। और किसने बनाया था, अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने बनाया था। समझ रहे हो, अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने बनाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर आपका एक है फैक्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप ये कह सकते हो। सबसे लंबा टेस्ट होता है ये, 10 10.5 घंटे का, 10.5 घंटे का है। इसके अंदर टोटल 21 आपकी अभिवृत्तियों को चेक किया जाता है। मैंने बताया ना, अलग अलग अभिव्यक्तियों। देखो मल्टी का मतलब ही क्या था, अलग अलग। पहले वाले में 8 थी, अगले वाले में कितनी थी, 12 थी। इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर 21 होती हैं। 21 में 19 तो आपकी वर्बल रहेंगी और 2 आपकी वोकेशनल रहेंगी। ठीक है, 2 आपकी वोकेशनल रहेंगी और 10 घंटे, 10.5 घंटे के अंदर इसको पूरा किया जाता है फैक्ट को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। फिर आपके आ जाते हैं ये स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट हमने देख लिया, क्लैरिकल के लिए कुछ ले लिया, मैकेनिकल के लिए कुछ ले लिया। ठीक है, मैकेनिकल के लिए भी अगर देखा जाए तो ये इस तरह की रहती हैं। इंफॉर्मेशन टेस्ट हो गया ये, ठीक है, ये टेस्ट आप थोड़े से देख लेना, नाम लिख लेना इनके, ज़्यादा वो नहीं है। फिर आपका म्यूज़िकल के लिए हो गया, म्यूज़िक वगैरह के लिए कुछ चीज़ हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपकी ये वीडियो में आपको
आपको जितना मैंने समझाया है वो आपने देख लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना भाई मुझे जो चीज़ आपको पसंद आई और जो चीज़ आप और बेहतर चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देखे थे TCF प्रतीक मलिक।